चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एंड आज की क्लास में हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी का बिल्कुल आखिरी चैप्टर एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बच्चों आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ढंग से अच्छे से देख लिया तो आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि मैं टॉपिक के साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर भी कवर अप करूंगा। तो आपके 8 नंबर कहीं पर नहीं जाने वाले, शुरू से लेकर एंड तक इसको देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, इंडिया चाइना पाकिस्तान। देखो भाई, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। एक तो ये पढ़ना है कि जब तीनों देश आजाद हुए तो आजाद होने के बाद तीनों देशों ने डेवलपमेंट कैसे कैसे किया, और फिर आपको पढ़ना है तीनों देश का आपस में कंपैरिजन कि कौन देश किस चीज में आगे है एंड कौन देश किस चीज में पीछे है। बस इतनी ही बातें पढ़नी है, उसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो चलिए टॉपिक नंबर 1 शुरू करते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में इस टॉपिक से एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन बना हुआ है जो कि एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो टॉपिक का नाम है सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। कि तीनों देश जब आजाद हुए तो तीनों देश में कॉमन बातें क्या थी, सिमिलर बातें क्या थी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तीनों देश जो आजाद हुए वो लगभग एक ही टाइम के आसपास हुए थे आजाद। इंडिया और पाकिस्तान हुए थे 47 में, जबकि चाइना हुआ आजाद 49 में। तो पहली कॉमन बात ये आ गई। उसके बाद बोलते हैं तीनों देशों ने ही आजाद होने के बाद इकोनॉमिक प्लानिंग को चूज किया कि इंडिया ने बोला हम 5 ईयर के लिए प्लान बनाएंगे। 1951 में इंडिया ने प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन अब आपको पता है इंडिया में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। नीति आयोग ने 2015 में रिप्लेस किया था और 2017 में आपको याद होगा इंडिया ने अपना आखिरी प्लान 12वां प्लान पूरा किया था। उसके बाद करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने पहला प्लान 56 में अपनाया था और वर्तमान में पाकिस्तान अपने 13 प्लान में है जो कि 2024 से 29 तक चलेगा। फिर बात करें चाइना की, तो चाइना ने अपना पहला प्लान जो है 53 में अपनाया था और चाइना अब अपने 14 प्लान में है 2021 से 25 तक। इंडिया और पाकिस्तान के प्लान बनते हैं 5-5 साल के, चाइना का प्लान बनता है 4 साल का, ठीक है। उसके बाद अगली कॉमन बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान ने दोनों ने ही आजादी के बाद पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया, सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। इट मींस दोनों देशों ने ही प्राइवेट सेक्टर को दबा के रखा और दोनों देशों ने ही पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया ज्यादा, पब्लिक एक्सपेंडिचर किया ज्यादा, ताकि देश में सोशल डेवलपमेंट हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके। प्राइवेट सेक्टर को दोनों ही देश ने दबा के रखा था। उसके बाद सिमिलर ग्रोथ टिल 1980s, 1980 तक लगभग तीनों देश की ग्रोथ भी सिमिलर थी, ठीक है। वही लिखा है कि तीनों देश की जो ग्रोथ रेट थी और जो पर कैपिटा इनकम थी 1980s तक लगभग 4% के आसपास थी और तीनों देशों ने ही आगे बढ़ने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया। चाइना ने 78 में अपनाया, पाकिस्तान ने 88 में और इंडिया ने 91 में। देखो ये चैप्टर 8 मार्क्स का इसलिए भी है तो इस चैप्टर में ईयर्स काफी ज्यादा है एंड डेटा काफी ज्यादा है एंड पेपर में इनके ईयर्स और डेटा के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए 8 नंबर का चैप्टर बनाया गया है ये। तो ध्यान से इनके सभी ईयर्स एंड डेटा को याद रखना है। ओके, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे केवल चाइना के बारे में कुछ बातें। जैसे कि बात करें चाइना की, तो चाइना में आपको डेवलपमेंट देखना है 2 पार्ट में। एक है माओ। ये माओ कौन है? जब चाइना आजाद हुआ तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, आपको पता है, जहां पे 1 पार्टी 1 रूल है। एंड आजादी के बाद माओ जेडोंग ने चाइना में राज किया। 1949 से लेकर 1976 तक माओ जेडोंग ने चाइना में राज किया, ठीक है। तो इस व्यक्ति के दौरान डेवलपमेंट कैसा था, एक तो वो पढ़ना है। लेकिन हार्ट अटैक की वजह से माओ जेडोंग की 1978 में मृत्यु हो गई, ठीक है। सॉरी 1976 में मृत्यु हो गई एंड 1976 के बाद माओ जेडोंग के बाद चाइना किस प्रकार चला आपको वो पढ़ना है। तो चाइना के डेवलपमेंट पढ़ेंगे 2 पार्ट में, माओ जेडोंग के टाइम पे क्या हुआ एंड माओ जेडोंग के बाद क्या हुआ। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्री रिफॉर्म पीरियड कहते हैं इसको, या फिर माओ का पीरियड, जो कि 1949 से 1976 तक का था। तो सबसे पहला पॉइंट है कि चाइना में जो है 1949 में चाइना आजाद हुआ, 1 पार्टी रूल की स्थापना हुई,
जहां पे सारा का सारा कंट्रोल देश में किसके हाथ में था जी, गवर्नमेंट के हाथ में था। जितने भी सेक्टर्स थे, एंटरप्राइज थे, जितनी भी जमीन थी, वो सब गवर्नमेंट के अंडर आ चुकी थी। उसके बाद 53 में पहले 5 ईयर प्लान को लाया गया, ठीक है, जहां पे चाइना ने प्लानिंग करके जो है देश को डेवलपमेंट शुरू किया। 58 में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, माओ जेडोंग ने 58 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन की स्थापना करी, जीएलएफ कैंपेन। जीएलएफ कैंपेन वो कैंपेन है जहां पे माओ चाहता था कि चाइना में इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाए। इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए जीएलएफ कैंपेन को लाया गया। यहां पे बोला गया कि जितने भी लोग शहर में रहते हैं वो अपने घर के पीछे वाले आंगन में छोटी छोटी इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, और जितने भी लोग गांव में रहते हैं, गांव वाले लोग कॉम्यून सिस्टम की स्थापना करेंगे, मतलब कि मिलकर खेती बाड़ी करेंगे, कोई सिंगल सिंगल खेती नहीं करेगा, ग्रुप में खेती करेंगे। लेकिन इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड में कुछ समस्याएं भी थी। समस्या क्या थी कि एक बार चाइना में काफी तगड़ा सूखा पड़ा और जिसकी वजह से 30 मिलियन पीपल जो है मर गए। और एक समस्या और आई, जब चाइना का सोवियत यूनियन रशिया के साथ कुछ मतभेद हुआ, कुछ लड़ाई हुई, तो रशिया ने चाइना में अपने प्रोफेशनल्स भेज रखे थे चाइना की हेल्प के लिए, चाइना डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब रशिया और चाइना में लड़ाई हुई तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स को, अपने लोगों को चाइना से बुला लिया कि नहीं, अब हमें चाइना की हेल्प करने की नीड नहीं है। तो ये था आपका जीएलएफ कैंपेन। जीएलएफ कैंपेन के बाद 1965 में आया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो कि 1966 से लेके 1976 माओ की डेथ तक चला। ये रिवॉल्यूशन क्या था, इसमें जो माओ जेडोंग था उन्होंने बोला कि चाइना में हम सारे के सारे पुराने ट्रेडिशन को, पुराने कस्टम को, पुराने रीति रिवाज को खत्म करेंगे, हम चाइना को मॉडर्न करेंगे। तो चाइना को मॉडर्न करने के लिए जो है इस रिवॉल्यूशन को माओ जेडोंग द्वारा लाया गया। क्या बोलता है, लेड बाय माओ जेडोंग टू एलिमिनेट ओल्ड ट्रेडिशन, की पुराने कस्टम खत्म कर देंगे, जितने भी कैपिटलिस्ट सोच वाले लोग हैं उनको भी खत्म कर देंगे। कैपिटलिस्ट सोच वाले लोग का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर का आगे बढ़ना, ठीक है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था, कम्युनिस्ट को आपकी सिंपल भाषा में हम सोशलिस्ट कंट्री बोल सकते हैं। तो चाइना एक समाजवादी सोशलिस्ट कंट्री था जहां पे हर चीज गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती थी। तो जो भी लोग उसके खिलाफ जाते थे, सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की सोच रखते थे, माओ जेडोंग को पसंद नहीं आता था, एंड माओ जेडोंग उनको मरवा भी देता था। यस एग्जैक्टली। आगे बोलता है स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स, जिनको रेड गार्ड भी कहते हैं चाइना में, सेंट टू रूरल एरियाज, अटैक्ड इंटेलेक्चुअल, डिस्ट्रॉय कल्चर। चाइना जो है अपने माओ जेडोंग अपने प्रोफेशनल्स को, अपने स्टूडेंट्स को जो है रेड गार्ड को गांव में भेजता था उनको समझाने के लिए कि पुराने कस्टम वगैरह छोड़ो। अगर वो मानेंगे तो ठीक, अगर वो नहीं मानते थे तो फिर उन पे जो है अटैक करता था, उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देता था। कौन, माओ जेडोंग। ये था 1965 का ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं आगे, जब माओ चले गए तो माओ के बाद अब चाइना का डेवलपमेंट कैसे हुआ। माओ मर गए, उनको क्या आया था, हार्ट अटैक। और 1978 के बाद देश में क्या अपनाए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए गए माओ के जाने के बाद। ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है समझना। क्वेश्चन ये है कि 1978 में जो रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करे, थोड़ा उनके बारे में बताओ। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1978 में जो रिफॉर्म अपनाए गए थे उसकी वजह से आज चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी फास्ट हो चुकी है। क्या आप इस बात से सहमत है? तो हाँ, हम इस बात से सहमत है कि रिफॉर्म्स की वजह से चाइना काफी आगे बढ़ गया है। अब रिफॉर्म क्या अपनाए थे, तो सबसे पहला था रिफॉर्म्स को अपनाया गया फेसेस में। जिस प्रकार 1991 में इंडिया में रिफॉर्म्स आए थे, 1978 में चाइना में आए थे, एंड इनको अपनाया फेसेस में। पहले फेज में रिफॉर्म अपनाए गए थे बच्चों एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। यहां क्या बोला गया, जो कम्यून लैंड थी, याद करो कम्यून सिस्टम जहां पे मिलकर खेती करते थे, ग्रुप में खेती करते थे, अब उस सिस्टम को फिनिश कर दिया, कम्यून लैंड को डिवाइड कर दिया एंड हर सिंगल इंसान को एक जमीन दे दी। अब सिंगल इंसान अपनी खुद सिंगल फार्मिंग करेगा, ग्रुप में फार्मिंग करने की नीड नहीं है। फार्मर को बोला गया कि आप फार्मिंग करो और प्रॉफिट सारा का सारा जो भी आए अपने पास रखना, बस हमको थोड़ा सा जो है टैक्स पे कर देना। उसके बाद लेटर फेस में, बाद के फेस में रिफॉर्म्स को इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे प्राइवेट फर्म एंड टाउनशिप एंटरप्राइज को अलाउ कर दिया
की गुड्स बनाएंगे। पहले क्या था, गुड्स केवल गवर्नमेंट बनाती थी, बट रिफॉर्म के बाद अब प्राइवेट सेक्टर या टाउनशिप एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जो आसपास के घर के पास की दुकानें होती है, अब उनको परमिशन दे दी कि आप भी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में क्या किया गया, कंपटीशन को बढ़ावा दिया गया। पहले केवल कौन थी, सरकारी फर्म। सरकारी फर्म का मतलब होता है गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज या फिर स्टेट ओन एंटरप्राइज, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया ताकि प्राइवेट फर्म एंड सरकारी फर्म के बीच कंपटीशन बढ़े। एंड आपको पता है कंपटीशन होगा तो इससे बेनिफिट कस्टमर को ही मिले, कस्टमर को ही अच्छी वस्तु प्राप्त होगी। तो पहले यह किया गया। उसके बाद कीमत को तय करने के डुअल प्राइसिंग सिस्टम को लाया गया, जहां पे बोला गया कि फार्मर की वस्तुएं और इंडस्ट्री की वस्तुएं, इनके प्राइस तो जो है वो गवर्नमेंट तय करेगी, और फार्मर और इंडस्ट्री के अलावा जो वस्तुएं बचती है उसके प्राइस को जो है मार्केट फोर्स द्वारा, मतलब डिमांड एंड सप्लाई द्वारा तय किया जाएगा। तो देश में कीमतें दो तरह से तय होती थी, कुछ सरकार की वजह से एंड कुछ डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से। उसके बाद बोलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना हुई 1978 में। चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना हुई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां पे दुनिया जहान की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, ताकि विदेशी इन्वेस्टर्स उस एरिया में आए, सारी सुविधाएं देखे एंड वहां पे अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए मजबूर हो जाए। तो चाइना ने भी अपने चाइना में अलग अलग जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करी, जहां पे दुनिया जहान की सारी बेस्ट सुविधाएं प्रदान करी। एंड जब इन्वेस्टर्स आते थे तो उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेके जाते थे एंड वो देखते थे कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, यहाँ पे हमारी फैक्ट्री लगाना ठीक रहेगा, जिसकी वजह से विदेशी निवेशक इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए एंड चाइना में बहुत सारी कंपनियां आई। चाइना में फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ गया, चाइना में एफडीआई बढ़ गया। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 78 में विदेशी निवेशक को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करी एंड साथ में उन्हें कुछ कंसेशन दिए गए कि आप इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको टैक्स पे छूट देंगे, हम आपको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो है चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है चाइना ने अपने देश के दरवाजे खोल दिए कि कोई भी हमारे देश में आके प्रोडक्शन जो है कर सकता है, जिसकी वजह से देश में बहुत सारा एफडीआई का इन्फ्लो हुआ। चाइना में बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी आने लग गई। ये हो गया आपका उतना रिफॉर्म्स के बारे में कि रिफॉर्म से पहले, मतलब माओ से पहले क्या था एंड माओ के बाद क्या था, आपने पढ़ लिया। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन चुका है। ठीक है, व्हाई डिड चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन 1978? अभी तो हमने ये पढ़ा था कि रिफॉर्म्स में क्या हुआ, अब हम ये पढ़ेंगे रिफॉर्म्स अपनाए क्यों गए, कि माओ अच्छा काम नहीं कर रहा था क्या, कि माओ के मरने के बाद चाइना में रिफॉर्म्स को अपनाया गया। एग्जैक्टली माओ के काम में कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से जैसे ही माओ मरा और न्यू लीडरशिप आई तो नए लोगों ने माओ की पॉलिसीज को खत्म किया एंड देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया। ठीक है, क्या बोलता है, चाइना के सामने कभी भी कोई कंपल्सन नहीं थी कि वो रिफॉर्म्स को जो है अपनाए, एज डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के सामने तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने बोला था कि इंडिया वालों और पाकिस्तान वालों तुम्हें रिफॉर्म्स अपनाने ही पड़ेंगे, अगर तुम रिफॉर्म्स नहीं अपनाओगे तो तुम मर जाओगे, डूब जाओगे। लेकिन चाइना के सामने ऐसी कोई कंपल्सन नहीं थी, लेकिन फिर भी चाइना ने खुद ही रिफॉर्म्स को अपनाया, अपनी इच्छा से रिफॉर्म्स को अपनाया। ठीक है, क्या बोलता है कि चाइना में जो है 1978 से पहले, मतलब माओ के टाइम पर चाइना में स्थितियां कुछ खराब हो गई थी, जिसकी वजह जो है चाइना को रिफॉर्म्स अपनाना पड़ा। लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने चाइना को फोर्स नहीं किया था, इस बात का ध्यान रखना। अब स्थिति क्या खराब हुई थी, तो पहला, चाइना में जो ग्रोथ थी वो स्लो हो गई थी एंड मॉडर्नाइजेशन क्या थी, कमी थी। भाई माओ ने क्या कहा था, माओ ने कहा था हम चाइना को मॉडर्न करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, ग्रोथ बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो न्यू लीडरशिप थी, जो माओ के बाद नए नेता आए, वो डिससेटिस्फाइड थे, किससे, माओ के काम से, बिकॉज माओ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा नहीं पाया, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई थी, एज वेल एज माओ देश में मॉडर्नाइजेशन भी ला नहीं पाया, जिसकी वजह से नए स्टेप्स उठाने पड़े, रिफॉर्म्स को अपनाना पड़ा। सेकंड पॉइंट बोलता है फेलियर ऑफ माओस इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो माओ की इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो फेल हो गई थी। माओ मानता था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश में डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाना चाहिए, देश में सेल्फ एफिशिएंसी को अपनाना चाहिए, किसी पर डिपेंड ना रहो,
देश में विदेशी तकनीक को अवॉइड करो, विदेशी पैसे को अवॉइड करो, जो भी करना है खुद करो, ऐसा माओ मानता था। लेकिन ये सब क्या हो गया, फेल हो गया। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको बाहर से हेल्प मिल रही है एंड उससे अगर आपका देश डेवलप हो सकता है तो आपको वो हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन माओ इन सब के खिलाफ था। माओ सेल्फ सफिशिएंसी में ध्यान देता था। माओ बोलता था हमें विदेशी तकनीक या विदेशी पैसा नहीं चाहिए, जिसकी वजह से चाइना माओ के टाइम पर डेवलप नहीं हो पाया। और आखिरी पॉइंट बोलता है एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। माओ ने बहुत सारे स्टेप उठाए थे एग्रीकल्चर में। माओ ने लैंड रिफॉर्म्स को अपनाया था। माओ ने कलेक्टिवाइजेशन, जहां पर मिलकर खेती करते थे, याद करो। माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को भी अपनाया। बट इतने सारे स्टेप अपनाने के बावजूद भी एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट था, एग्रीकल्चर काफी डाउन था। जो पर कैपिटा ग्रेन, जो प्रति व्यक्ति अनाज मिलना चाहिए था, वो 1978 में उतना ही था जितना कि आजादी के टाइम पर था। मतलब कि 1978 तक पहुंच गए। अब तक तो देश में प्रोडक्शन बढ़ जाना चाहिए, पर कैपिटा ग्रेन बढ़ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाया था। वो उतना ही था जितना मिड 1950s के आसपास था। तो ये क्वेश्चन आता है वाई के रूप में कि क्यों अपनाए, तो 3 पॉइंट होते हैं। और क्या किया रिफॉर्म्स में, तो ये रहे पॉइंट। ठीक है जी, ओके। और रिफॉर्म से पहले क्या था, तो वो ये रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, चाइना के बारे में बहुत बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने अपनी डेवलपमेंट जर्नी कैसे करी, आइए पाकिस्तान का डेवलपमेंट देखते हैं। तो पाकिस्तान ने भी आजादी के बाद जो है भारत की तरह मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, जहां पे पब्लिक सेक्टर भी था एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद पाकिस्तान ने भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को अपनाया, जैसे इंडिया ने अपनाया था। पाकिस्तान ने लेट 1950s या 60s में इस पॉलिसी को अपनाया। इस पॉलिसी में क्या होता था कि बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे एंड ना ही बाहर की फर्म को इंडिया वो पाकिस्तान में आने देंगे, हम देश के अंदर ही सारा प्रोडक्शन करेंगे। तो वही बोला कि पाकिस्तान ने भी टैरिफ लगाया, पाकिस्तान ने भी कोटा लगाया एंड पाकिस्तान ने इंपोर्ट को कंट्रोल किया। पाकिस्तान ने देश में इंपोर्ट कम कर दिया ताकि देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जा सके। फिर इंडिया की तरह अगेन पाकिस्तान ने भी क्या किया जी, हरित क्रांति को अपनाया। पाकिस्तान ने क्या करा जी, ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया, जिससे कि पाकिस्तान में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ गया था। ये भी 1960s के आसपास ही अपनाया था, किसको, हरित क्रांति को, ठीक है। जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन किया। इंडिया ने किया था बैंकों का, याद करो 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक में कन्वर्ट किया था। पाकिस्तान ने किया कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का। 1970s के टाइम में पाकिस्तान ने प्राइवेट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर दिया, जिससे प्राइवेट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को सरकारी इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया, देश में अब सरकारी इंडस्ट्री बढ़ गई, देश में सरकार का रोल बढ़ गया एंड प्राइवेट का रोल कम हो गया। लेकिन आपको पता है जिस प्रकार फिर हमने एलपीजी पॉलिसी के बाद प्राइवेट के रोल को बढ़ाया, सरकारी रोल घटाया, तो सेम पाकिस्तान ने फिर वही किया। पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन पे शिफ्ट हो गया, जहां ऊपर पाकिस्तान ने उन प्राइवेट कंपनी को सरकारी कंपनी में कन्वर्ट किया था, पाकिस्तान ने उसका उल्टा कर दिया। जो जो प्राइवेट कंपनी सरकारी में कन्वर्ट करी थी, अब वापस से उन सरकारी कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया। तो वही 1970s के टाइम पे 80s के टाइम पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर दिया अपना फोकस किसकी तरफ, प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को जो इन्वेस्टमेंट ऑफर की गई कि अब देश में प्राइवेट को आगे बढ़ाएंगे एंड पब्लिक सेक्टर को दबाएंगे। और क्या हुआ पाकिस्तान में फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ा। यस, पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था किससे, वेस्टर्न नेशन से, अमेरिका वगैरह से पाकिस्तान को जो है पैसा मिलता था देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान यूएस की हेल्प करता था आतंकवादी पकड़वाने के लिए। इसके अलावा जो है रेमिटेंसेस फ्रॉम वर्कर इन द मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान के जो वर्कर थे वो गल्फ कंट्रीज, इराक, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान अपने देश के वर्कर्स को भेजता था। फिर वो देश के वर्कर जो वहां पे जाते थे, वहां पे पैसा कमाते थे एंड अपने परिवारजनों को भेजते थे पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा आती थी। तो पाकिस्तान में ये भी होता था ताकि जो है देश आगे बढ़ सके। और उसके बाद क्या हुआ, 1988 में पाकिस्तान ने देश में क्या अपनाया,
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाए, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान के सफल नहीं हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान के फेल हो गए। वो फेल क्यों हो गए, तो इसके ऊपर बिल्कुल जो है नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है कि 1988 में जो रिफॉर्म थे वो फेल हो गए क्यों, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। ये सब जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब आगे आने वाले हैं। और 1900 लेके 90 तक, 1990 से लेके 2017 तक पाकिस्तान का डेवलपमेंट काफी लो रहा। 17 के बाद 18 में पाकिस्तान थोड़ा वापस से डेवलप होना शुरू किया। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स अच्छे से लागू नहीं हो पाए थे। क्या बोलता है जी, तो वही क्वेश्चन आ गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी पाकिस्तान की वो स्लो क्यों हो गई थी, पाकिस्तान में गरीबी दोबारा क्यों उभर गई थी, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स अच्छे से वापस क्यों नहीं अपनाए जा सके, ये है क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है एंड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बच्चों आ जाते हैं। क्या लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान में गरीबी के दोबारा उभरने के, यस पाकिस्तान एक हद तक गरीबी कम कर चुका था। पाकिस्तान में गरीबी एक टाइम पे 40% थी, पाकिस्तान ने उसे कम करके 25% पे ले आया था, लेकिन फिर वापस से गरीबी री इमर्ज, दोबारा उभरने पाकिस्तान में लग गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी, जीडीपी थी, वो भी काफी स्लो हो गई थी। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो रिफॉर्म्स पाकिस्तान ने अपनाए थे वो फेल क्यों हो गए, ये बताओ। या फिर वही कि पाकिस्तान ने जो रिफॉर्म अपनाए थे तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, वो अच्छे से जो है रिफॉर्म्स सही परफॉर्म नहीं कर पाए, वो वर्स्ट रिजल्ट मतलब बेकार प्रदर्शन शो कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है गरीबी दोबारा उभर गई एंड जीडीपी जो है पाकिस्तान में कम हो गया। लेकिन हाउएवर कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में अब पाकिस्तान ने अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दिया है। क्या आप इस बात से सहमत है? जी हाँ, हम इस बात से सहमत है। मैंने आपसे कहा ना कि 2017 के बाद से पाकिस्तान ने वापस से अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो वही तो बोल रहा है कि लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ साल से अब पाकिस्तान रिकवर कर रहा है। जी हाँ, रिकवर कर रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बन सकता है। ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको मैंने कई बार देखा है, ठीक है। देखो भाई, तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट क्या हो गई, स्लो हो गई। पहले जीडीपी 6.3% था 1980-90 में, जो कि 2017 में 5.3% हो गया, जीडीपी घट गया। जो पॉवर्टी रेट थी पहले 40% थी, जो घटकर 25% हो गई थी, लेकिन अब वापस से देश में गरीबी जो है बढ़ रही थी। तो ऐसा क्यों? तो रीजन नंबर 1, वॉलेटाइल एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान ने सही से लैंड रिफॉर्म नहीं अपनाए थे, पाकिस्तान में तकनीक सही से नहीं आ पाई थी, पाकिस्तान अपने एग्रीकल्चर के लिए मानसून पर डिपेंड था, ठीक है, कि मानसून होगा तभी अच्छी फसल, अच्छी हार्वेस्ट होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हार्वेस्ट फसल अच्छी नहीं होती थी तो पाकिस्तान को काफी सफर करना पड़ता था। तो पहला पॉइंट क्या है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। सेकंड है लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी। हालांकि पाकिस्तान को यूएस से पैसा मिलता था, या पाकिस्तानी वर्कर जो बाहर काम करते थे वो भी पैसा भेजते थे, लेकिन ये जो वर्कर ने रेमिटेंस भेजे, पैसा भेजा पाकिस्तान में, या फिर बाहर से जो पैसा मिला, ये पैसा पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। याद रखना, ये पैसा कम पड़ता था। इवन पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता था, किसका? एग्रीकल्चर गुड्स का, लेकिन वो अनस्टेबल था। कोई आपको पता है, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं था। जब अच्छी फसल होती थी तब एक्सपोर्ट करते थे, पैसा आता था। जब अच्छी फसल नहीं है तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं है पा रहा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट था वो भी क्या था? अनस्टेबल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फॉरेन करेंसीज की हमेशा कमी रहती थी। उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लोन। पाकिस्तान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी लोन पे काफी ज्यादा डिपेंड हो चुका था, और अब तो पाकिस्तान के ऊपर लोन की रिपेमेंट की समस्या आ रही थी कि इतना उधार ले लिया, अब उसको चुकाया किस प्रकार जाए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान की राजनीति कभी भी स्टेबल नहीं रही है। अगर कभी आप पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देखोगे तो कभी वहां पे राज के सरकार ने, और सरकार के बाद कभी राज के आर्मी ने। तो पाकिस्तान में कई बार ऐसा हुआ है, सरकार हटी, फिर कंट्रोल आर्मी के हाथों में आ गया, फिर आर्मी हटी, फिर सरकार आ गई, फिर सरकार हटी, फिर आर्मी आ गई। तो ये देख रहे हो,
आर्मी कब आती है? जब सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती है। तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही, जिसकी वजह से कभी आर्मी कभी सरकार, देश में ऐसा चलता रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत सारा पैसा तो देश के लॉ एंड ऑर्डर में ही खर्च हो जाता था, जिससे कि ग्रोथ नहीं हो पाती थी। और लास्ट पॉइंट बोलता है इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। ऐसा भी कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि पाकिस्तान ने जो रिफॉर्म्स अपनाए थे वो रिफॉर्म्स ने पाकिस्तान को डुबा दिया, क्योंकि रिफॉर्म से पहले पाकिस्तान ज्यादा अच्छा था। रिफॉर्म से पहले पाकिस्तान का जीडीपी 6.3% था, जो कि इंडिया से भी अधिक था। बट रिफॉर्म के बाद पाकिस्तान जो है डाउन होता हुआ चला गया, तो पाकिस्तान के रिफॉर्म अच्छे नहीं थे। लेकिन हाँ, ये बात अब वही वाली बात आ गई जो यहाँ पे लिखी थी कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बोलेंगे यस कि पिछले कुछ सालों में 17-18 में देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अब रिकवरी शो कर रही है। जो जीडीपी है पाकिस्तान का वो भी अब 5.5% तक पहुंच गया है। काफी टाइम बाद इतना पहुंचा है, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी पाकिस्तान का अच्छा हो रहा है, बट उसके डेटा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। उस एनसीईआरटी में क्या गिवन है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर 4.9% से बढ़ा और सर्विस सेक्टर भी जो है 6.2% से बढ़ा। अब पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर भी काफी इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। ओके, तो ये तो हो गया पाकिस्तान के बारे में। अब थोड़ा करते हैं कंपैरेटिव डेवलपमेंट। अब तीनों देश को आपस में हमें हौले हौले क्या करना है जी, कंपेयर करना है, इंडिया चाइना पाकिस्तान को अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे कि पहले बात करें डेमोग्राफिक इंडिकेटर की, जनसंख्या के मामले में आइए तीनों देश को एक बार जो है कंपेयर करते हैं। ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपकी एनसीईआरटी से निकाला गया, बट इस चार्ट को मैंने अच्छे से आगे एक्सप्लेन कर रखा है, हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं पॉपुलेशन साइज की। देखो पेपर में ये हेडिंग आएगी कि डेमोग्राफी के मामले में इंडिया चाइना पाकिस्तान कंपेयर करे, तो ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, या पेपर में क्या पता ये टेबल बनी हुई आ जाए एंड बोले इस टेबल को एक्सप्लेन करो, फिर तो आप कर ही दोगे। चलो बात करते हैं किसकी, पहले पॉपुलेशन की। तो बात करें पॉपुलेशन की, तो इंडिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद अब चाइना आता है, यस नंबर 2 पे आता है चाइना, नंबर 1 पे आता है इंडिया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन इन दोनों से काफी कम है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडिया या चाइना, इनकी पॉपुलेशन का केवल 1/10 है। ठीक है, तो पॉपुलेशन की बात करें नंबर 1 पे इंडिया, नंबर 2 पे चाइना एंड उसके बाद पाकिस्तान। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें कि किस स्पीड से जनसंख्या बढ़ती है, तो चाइना में यह काफी कम है 0.46, क्योंकि चाइना में जब क्या अपनाई थी वन चाइल्ड पॉलिसी, तो तब से चाइना में जनसंख्या की स्पीड कम हो गई है, 0.46% से जनसंख्या बढ़ती है। इंडिया में रेट थोड़ी ज्यादा है, 1.03% है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है 2.05%। उसके बाद बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के स्क्वायर क्षेत्रफल में, यहां से 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर और यहां से भी 1 किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर के स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। चाइना में सबसे कम है, चाइना में इस 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में केवल 148 लोग रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में ज्यादा है 275 और इंडिया में सबसे ज्यादा है 455। पॉपुलेशन डेंसिटी का ज्यादा होना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं इसकी सेक्स रेशियो की या फिर जेंडर रेशियो की, कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो इंडिया में ये सबसे कम है। और ये कम होना अच्छी बात नहीं होती, कि इंडिया में अगर 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुषों पर केवल 924 महिलाएं हैं, जबकि पाकिस्तान थोड़ा इंप्रूव्ड है। पाकिस्तान में 1000 पुरुष है तो 943 महिलाएं हैं, और चाइना में उससे भी ज्यादा इंप्रूव है, अगर 1000 पुरुष है तो 949 महिलाएं। लेकिन देखा जाए ये तीनों ही आंकड़े कंपैरेटिवली पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करें तो काफी कम है, कि ये शो करता है कि इन देशों में महिलाओं की वैल्यू कम है, पुरुष की वैल्यू ज्यादा है। पुरुष ज्यादा है देश के अंदर, महिलाएं कम है। क्यों? बिकॉज अक्सर इन प्रकार के देशों में सन बच्चे की, लड़के की प्रेफरेंस होती है, लड़की के पैदा होते ही उनको अक्सर मार दिया जाता है, जिसकी वजह से ये डेटा काफी बेकार परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ओके, उसके बाद बात करें किसकी, फर्टिलिटी रेट की, मतलब कि एक महिला अपने जीवन काल में लगभग कितने बच्चों को जन्म देती है। तो चाइना में ये 1.7 है। अब 1.7 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 से 2 बच्चे चाइना में महिलाएं जन्म देती है। इंडिया में 2.2 मतलब
2 से 3 बच्चे जो है महिला जन्म देती है अपने जीवन काल में। और पाकिस्तान की बात करिए कितना है 3.6, मतलब 3 से 4 बच्चे पाकिस्तान में एक महिला के होते हैं। और लास्ट बात करें किसकी, अर्बनाइजेशन के, शहरीकरण की, तो चाइना में 59% लोग रहते हैं शहरों में, जो कि अभी हाईएस्ट है। पाकिस्तान में 37% लोग रहते हैं शहरों में। यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस बेकार है, केवल 34% लोग ही शहरों में निवास करते हैं। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर पेपर में आ जाएंगे, तो आपको इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर बच्चों बात करते हैं किसकी, अब जीडीपी ग्रोथ रेट की। डेमोग्राफी हो गया। अब तीनों देश के जीडीपी को आपस में कंपेयर करते हैं। ये रही टेबल और ये रहा उसका ऊपर एक्सप्लेनेशन। देखो, बात करें 1980 से पहले, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1980 से पहले तो तीनों देश का जीडीपी लगभग सेम था, 4% के आसपास था। ये क्या थी, तीनों में सिमिलैरिटी थी। बट उसके बाद परिवर्तन आया। 1980 से 90 के बीच चाइना की ग्रोथ रेट तो काफी बढ़ गई, 10.3%। बच्चों इसको बोलते हैं डबल डिजिट ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको, डबल डिजिट ग्रोथ कहते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज चाइना 1978 में रिफॉर्म्स को अपना चुका था और 1980 से 90 में अब चाइना काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पाकिस्तान का जीडीपी 6.3% था, जबकि इंडिया यहाँ पे सबसे पीछे था 5.7%। तो यहाँ पे आपका 10.3, 6.3, 5.7। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, तो 2015-17 में चाइना का जीडीपी गिर गया, 10.3 था, घटकर केवल 6.8 रह गया। पाकिस्तान का भी गिरा, 6.3 था, घटकर केवल कितना रह गया, 5.3। जबकि यहाँ पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया का जीडीपी इंप्रूव, देखो चाइना गिरा, पाकिस्तान गिरा, लेकिन इंडिया का जीडीपी यहाँ पे बड़ा है, 5.7 से बढ़ के 7.3 हुआ। अच्छा बताओ पाकिस्तान का जीडीपी क्यों गिरा, क्योंकि पाकिस्तान में क्या थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। पाकिस्तान में जो रिफॉर्म अपनाए थे वो अच्छे नहीं, वही जो हमने पढ़े 4-5 पॉइंट, उस वजह से पाकिस्तान का जीडीपी गिरा। ओके, आगे बात करते हैं। उसके बाद बात होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर या फिर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर। एग्जाम में आता है कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर को जो है एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको यहां पे मैंने लिख रखा है, आइए इनको एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं किसकी, HDI रैंकिंग। एक चीज भूल मत जाना, इसको सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं किसकी, HDI की। तो चाइना की रैंक काफी अच्छी है, 87 रैंक है। इंडिया की थोड़ी बेकार है, 130 है। एंड पाकिस्तान की और बेकार है, 154। तो इनकी रैंक हो गई। ये बच्चों होती है इनकी HDI वैल्यू। जितनी वैल्यू कम होती है उतनी बेकार होती है। पाकिस्तान की वैल्यू सबसे कम है, 0.55, तो बेकार है। इंडिया की थोड़ी उससे अच्छी है, 0.64। एंड चाइना की और अच्छी है, 0.76। ठीक है, इसी प्रकार रैंक है 87, 130 और 154। ये आंकड़ा 2019 का है, याद रखना। ओके, बात कैसे करते हैं अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, कि नॉर्मली कितने साल तक एक व्यक्ति जीवन जीता है। तो चाइना में 77 ईयर जीता है, इंडिया में 70 साल तक, पाकिस्तान में केवल 67 साल तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन की, जिसको बोला गया है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मतलब कि एक व्यक्ति चाइना, पाकिस्तान, इंडिया में लगभग कितने साल तक स्कूल जाता है, उसका एवरेज निकालना है। तो चाइना में लगभग एक व्यक्ति 8.1 ईयर तक स्कूल जाता है, इंडिया में लगभग एक व्यक्ति 6.5 साल तक स्कूल जाता है, और पाकिस्तान में एक व्यक्ति 5.2 ईयर तक स्कूल जाता है। याद रखना, ये मीन है। मीन का मतलब वही बचपन वाला मीन, सिग्मा एक्स, ये आपका एवरेज है। तो एवरेज निकाला है, जिसकी वजह से आंकड़े थोड़े आपको अजीब लग रहे होंगे, ठीक है। ओके, बात करते किसकी, जीडीपी पर कैपिटा की, मतलब पर कैपिटा इनकम की। और इसको हम लोगों ने डॉलर्स के अंदर मापा है, क्यों, बिकॉज तीनों देश की करेंसी अलग अलग है, तो हमने कॉमन करेंसी कर ली डॉलर। इसको बोलते हैं पीपीपी यूएसडी। पीपीपी के बच्चों मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, एंड यूएसडी माने क्या, यूएस डॉलर। जब तीन देश को, ये चार देश को आपस में कंपेयर करना होता है और कोई कॉमन यूनिट का यूज करते हैं, तो उस केस को क्या बोलते हैं, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। चाइना की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, $16,057। इंडिया की चाइना से काफी कम है, $6,681। पाकिस्तान की और भी कम है, $5,005। ये हो गया जीडीपी पर कैपिटा।
उसके बाद अब बात करते हैं किसकी, पॉवर्टी की, गरीबी की। कि बात अगर कर जाए गरीबी की, तो चाइना में, इंडिया में या पाकिस्तान में कितने लोग गरीब है? तो चाइना में केवल 2% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इंडिया में आंकड़ा 22% है, पाकिस्तान में 24%, जो कि ज्यादा है। फिर बात करते हैं किसकी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की, शिशु मृत्यु दर की। मतलब कि एक साल कंप्लीट नहीं हो पाता बच्चे का, और एक साल की एज पूरी होने से पहले बच्चा मर जाता है, उसे बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और इसको 1000 बच्चों पर काउंट किया जाता है। चाइना में अगर 1000 बच्चे जन्म लेंगे तो 8 बच्चे ऐसे होंगे जो एक साल से पहले मर जाएंगे। इंडिया में 30 बच्चे जो है एक साल से पहले मर जाते हैं, एंड पाकिस्तान में 58, जो कि आंकड़ा ज्यादा है। फिर बात करते हैं किसकी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की। इसका मतलब होता है वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, एंड इसको जो है 1 लाख महिलाओं पर काउंट करते हैं कि अगर 1 लाख महिला प्रेग्नेंट है तो ऐसा पाया गया कि लगभग 1 लाख में से 29 महिलाओं के आसपास चाइना में वो मर जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इंडिया में आंकड़ा 133 है, और पाकिस्तान में आंकड़ा ये 140 है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, साफ सफाई की। तो चाइना की 75% जनसंख्या साफ सफाई में रहती है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान की केवल 60% जनसंख्या साफ सफाई में रहती है। फिर बात करें एक्सेस टू इंप्रूव वाटर, पीने के साफ पानी की सुविधा की। तो चाइना में 96% लोगों को साफ पानी मिलता है पीने का, इंडिया में 93%, पाकिस्तान में 91%। और बात करें अंडर पॉपुलेशन की, मतलब कुपोषण लोगों की, तो चाइना के लगभग 8% जनसंख्या कुपोषित है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान की लगभग 38% जनसंख्या बच्चों क्या है, कुपोषित है। ये हो गया आपके कौन से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। चाहो तो उसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब याद करना, अगर मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं, अब इनमें जरा आगे देखो। अगर पेपर में आपसे पूछे इनकम इंडिकेटर कौन से है, तो केवल ये जीडी पर कैपिटा एंड प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो, मतलब देखो ये वाले, कि ये है आपका इनकम इंडिकेटर और ये है आपका इनकम इंडिकेटर। बाकी जितने बच गए इसको छोड़ के, बाकी जितने बच गए ये सारे, इन सबको एनसीईआरटी में क्या बोला गया है जी, इन सबको एनसीईआरटी में बोला गया हेल्थ इंडिकेटर। तो पेपर में हेल्थ इंडिकेटर पूछे तो ये वाला लिखना है, और इनकम बोले तो केवल ये वाला और ये वाला आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका लो स्क्रीनशॉट। अब देखो, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर बात करें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का जीडीपी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में किस प्रकार बटा है, तो ये देखते हैं। ये 2018-19 के डेटा आपके एनसीईआरटी में गिवन है। बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो चाइना का 7% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है, जबकि इंडिया का 16% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है, जबकि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा 24% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा नहीं होता, क्योंकि जिस देश में एग्रीकल्चर का शेयर ज्यादा होता है बाकी दो शेयर से, वो देश इतना अधिक डेवलप नहीं हो पाता, याद रखना। बात करें इंडस्ट्री की सेकेंडरी में, तो चाइना में 41% जनसंख्या इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती है, जो कि सबसे ज्यादा है चाइना में। और ऐसा क्यों? क्योंकि चीन ने क्या अपनाए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में आए थे, सॉरी चाइना में आए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया का 30% जीडीपी कहां से आता है, इंडस्ट्री से आता है, और पाकिस्तान का 19% जीडीपी, जो कि काफी लो है, इंडस्ट्री से आता है। ठीक है, ये एक अच्छा आंकड़ा नहीं है पाकिस्तान की दृष्टि से, तो ये भी अच्छा नहीं है पाकिस्तान के एंगल से, और ये भी अच्छा नहीं है पाकिस्तान के एंगल से। बात करें सर्विस सेक्टर की, तो चाइना का 52% जीडीपी सर्विस से आता है, क्योंकि आप देखोगे काफी अच्छा आंकड़ा है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया का 54% जीडीपी सर्विस से आता है, ये भी अच्छा आंकड़ा है। पाकिस्तान का 57% जीडीपी सर्विस से आता है, ये भी अच्छा आंकड़ा है, हाईएस्ट है। लेकिन फिर पाकिस्तान पीछे क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान सर्विस में तो आ गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री में काफी पीछे देखो ना, क्योंकि इंडस्ट्री से ज्यादा तो वो एग्रीकल्चर में आ गया। अगर ऐसा होता कि सबसे अधिक सर्विस में, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में, एंड सबसे कम एग्रीकल्चर में, तो पाकिस्तान का अच्छा माना जाता। देखो इंडिया चाइना का ऐसा ही है, इंडिया का सबसे ज्यादा सर्विस में,
उससे कम इंडस्ट्री में एंड उससे कम एग्रीकल्चर में। चाइना का भी सबसे अधिक सर्विस में, उससे कम इंडस्ट्री में, उससे कम एग्रीकल्चर में। बट पाकिस्तान वाले केस में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना डेवलप नहीं माना जा रहा। ठीक है जी, ओके। अब हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे जो कि एग्जाम के एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन चाइल्ड पॉलिसी एग्जाम के एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। भाई चाइना में 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया था ताकि चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। चाइना में उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% के आसपास थी, जो कि अपने आप में कई ज्यादा होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए चाइना लाई वन चाइल्ड पॉलिसी कि केवल एक ही बच्चा जो है पैदा करने की परमिशन मिलेगी सरकार की तरफ से। हालांकि 2014 में अब चाइना ने इसको 2 चाइल्ड में अलाउ कर दिया कि अब जो है 2 बच्चे पर फैमिली जो है पैदा कर सकते हैं। अब चाइना जब ये वन चाइल्ड पॉलिसी लाई तो इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी थे और कुछ बुरे प्रभाव भी थे। अब अच्छे क्या थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो सक्सेसफुली रिड्यूस हो गई, 2% से घटकर 0.5% हो गई। और दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व चाइना में काफी जो है कम हो गया। चाइना में 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितने लोग रहते थे, अब इस पॉलिसी के बाद से उनकी संख्याओं में काफी कमी देखने को मिली। तो दो तो अच्छे इंपैक्ट थे, लेकिन कुछ बुरे इंपैक्ट भी देखने को मिले। जैसे कि अब चाइना में एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी। अब बुजुर्ग चाइना में क्या हो गए थे ज्यादा, और जो यंग पीपल थे काफी कम हो गए थे। और अब एक यंग पीपल के ऊपर जो है बुजुर्गों का काफी ज्यादा जो है बोझ बन गया था। चाइना में इस प्रॉब्लम को जो है 4-2-1 की प्रॉब्लम भी कहते हैं। 1-2 का 4, 4-2 का 1। 4-2 मतलब 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स और 1 चाइल्ड, कि एक बच्चा है तो वो अब उसके जो माँ बाप है उनको भी संभालेगा, फिर उनके माँ बाप के जो माँ बाप है उनको भी संभालेगा। तो एक व्यक्ति के ऊपर 6 लोगों को जो है संभालना पड़ता था, जिसकी वजह से वहां पे जो यंग जनरेशन थी वो अक्सर जो है टेंशन में या डिप्रेशन में जाती थी। बिकॉज एक व्यक्ति जब 6 लोग को संभालेगा, एक बंदा कमाएगा और 6 लोग को संभालेगा, तो काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इसके अलावा एक मेन इंप्लीकेशन ये था कि चाइना में जो सेक्स रेशियो था उसमें जो है गिरावट आ गई। यस, ये एक मेन इंप्लीकेशन था, क्योंकि चाइना जैसे देश में, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना, तो अक्सर इन देशों में जो सन को, लड़के को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब चाइना में क्या था, एक ही बच्चा पैदा करना है। अब पेरेंट्स के माइंड में था अगर लड़की पैदा हो जाती है तो शादी के बाद तो कहां चली जाएगी, अपने हस्बैंड के यहाँ, तो हमें कौन संभालेगा। तो चाइना में जब लड़की पैदा होती थी तो उसको मार देते थे कि लड़की पैदा हो गई ये तो चली जाएगी अपने हस्बैंड के यहाँ, फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा, बिकॉज हम एक्स्ट्रा बच्चा और पैदा नहीं कर सकते। तो वो लड़की को मार देते थे एंड वापस से जो है लड़का पैदा करने का ट्राई करते थे, कि ताकि वो लड़का जो है उन पेरेंट्स को संभाले। जिसकी वजह से चाइना में सेक्स रेशियो में काफी गिरावट आ गई थी, वो सन की प्रेफरेंस की ओर जो है आगे बढ़ते थे। तो ये हो गया, एग्जाम में आ जाता है वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी माने क्या, आजादी। ठीक है, तो लिबर्टी इंडिकेटर की बात करते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर क्या शो करता है जी, ये शो करता है कि एक देश में, एक देश के सिटीजन को, नागरिक को कितनी आजादी मिली हुई है। और चाइना में देखा जाए तो लिबर्टी इंडिकेटर काफी कम है। चाइना कम्युनिस्ट देश है, वहां पे 1 पार्टी 1 रूल है। वहां पे सरकार अपने अकॉर्डिंग व्यक्ति से काम करवाती है। व्यक्ति को चाइना में ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा आजादी नहीं है। तो चाइना में लिबर्टी इंडिकेटर डाउन है। पाकिस्तान में भी लिबर्टी इंडिकेटर डाउन है, जबकि भारत जैसे देश में लिबर्टी इंडिकेटर काफी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीडम जो है दी गई है हर चीज के मामले में। अच्छा, अब इससे मैंने पहले आपको पढ़ाया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो आपकी बुक में साफ साफ बोला गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर हम जानते हैं हमारे लिए क्या है जी, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। जब तक इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में हम लिबर्टी इंडिकेटर को शामिल नहीं करेंगे, तब तक इसको सफिशिएंट नहीं माना जाएगा कि व्यक्ति चलो डेवलप है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, हेल्दी है, लेकिन जब तक उसके पास आजादी ही नहीं है तो ऐसी एजुकेशन का या ऐसी हेल्थ का क्या फायदा। तो लिबर्टी इंडिकेटर को भी शामिल करने की नीड है। अब तक भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में लिबर्टी इंडिकेटर को शामिल नहीं किया, इसको शामिल करने की तुरंत आवश्यकता है। अगर बात करें इसके मीनिंग की तो क्या बोलता है, लिबर्टी इंडिकेटर में बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन का मतलब होता है देश की जनता का पार्टिसिपेशन
इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो ये बोलता है कि लिबर्टी इंडिकेटर बताता है कि एक देश की जनता के पास, एक देश के लोगों के पास कितनी फ्रीडम है और कितने अधिकार है, कि कितना वो जो है देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या उनको ऐसी फ्रीडम है या नहीं है। जैसे कि किस हद तक देश के नागरिक को अधिकार है देश की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल होने का, किस हद तक देश के नागरिक जो है सेफ। एक बात बताओ, इंडिया चलता किससे है जी? इंडिया चलता है भारत के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें जो है हमारे राइट्स या हमें हमारे अधिकार प्रदान करता है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यदि हमें फ्रीडम प्रदान नहीं करेगा तो हम किस प्रकार से जो काम कर पाएंगे। भारत का संविधान काफी अच्छा है, जो हमको काफी अच्छे लेवल पे फ्रीडम प्रदान करता है, काफी अच्छे लेवल पे हमको लिबर्टी प्रदान करता है। भारत का संविधान लोगों के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा संविधान, इसकी वजह से हम पे क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम बोल पाते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसी फ्रीडम चाइना या पाकिस्तान जैसे देशों में नहीं है। उसके बाद बोलता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड रूल ऑफ लॉ। इसका सिंपल सिंपल मतलब है कि फ्रीडम के साथ साथ जो हमारे देश का लीगल सिस्टम है, जो देश के कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो कितने फेयर है, वो कितने फ्री है, क्या वो किसी कंट्रोल में तो नहीं है, क्या वो अपने आप निर्णय नहीं लेते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो बिल्कुल फ्री है, वो गवर्नमेंट के प्रेशर में या गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम नहीं करता है, जिसकी वजह से इंडिया में जो हमारा लीगल सिस्टम है उसको भी सरकार ने पूरी पूरी फ्रीडम प्रोवाइड कर रखी है। तो वही बोलूंगा, इंडिया का लिबर्टी इंडिकेटर काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये लिबर्टी इंडिकेटर जो है अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इनके बिना ह्यूमन डेवलपमेंट को हम अधूरा मानेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम जो है अच्छा नहीं मानेंगे, इनकम्प्लीट मानेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, इसको अच्छे से आप लोग कवर अप कर लेंगे। ओके, अब इंडिया चाइना पाकिस्तान की बात करें, ये भी आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक है कि इंडिया चाइना पाकिस्तान जो है पिछले 7 दशकों में, 7 डिकेड्स में काफी आगे बढ़ गए हैं और तीनों देशों ने काफी अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग रिजल्ट दिखाए हैं। तो एक बार जरा बताइए, तीनों देश को आपस में कंपेयर कीजिए। तो बात करें बिगनिंग की, तो शुरुआत तो सेम हुई थी और 1970s के अंत तक तीनों देश बिल्कुल लगभग सेम लेवल पे थे। तीनों देश का जीडीपी सेम था, पर कैपिटा इनकम सेम थी, लगभग 4% के आसपास था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अब तीनों के जो रास्ते हैं वो अलग हो गए हैं। बात करें इंडिया की, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मतलब इंडिया में लोकतंत्र है। ठीक है, इंडिया की ग्रोथ आज की डेट में काफी मॉडरेट है। इंडिया में पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, इंडस्ट्री पे, सर्विस में अभी भी लोग काफी कम है। इंडिया में एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंप्रूव कर सके और लोगों के स्टैंडर्ड्स को और अच्छा बढ़ाया जा सके। तो इंडिया अभी भी इतना डेवलप नहीं है, चाइना के टक्कर का नहीं है, बट फिर भी ये सारे एफर्ट्स इंडिया में किए जा रहे हैं। बात करें पाकिस्तान की, तो आपको पता है पाकिस्तान तो बिल्कुल डाउन हो गया था। अभी 2017 से ही पाकिस्तान ने बढ़ना शुरू किया है एंड वही सारे पॉइंट है। पाकिस्तान में क्या रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो रेमिटेंस पर डिपेंड रहते हैं, विदेशी सहायता पर डिपेंड रहते हैं। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो अनस्टेबल है। पाकिस्तान जो अक्सर लोन पे डिपेंड रहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ काफी स्लो है। बट पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में आप देखेंगे तो रिकवरी देखने को जो है मिल रही है। और बात करें चाइना की, चाइना वाला ढंग से पढ़ना पैराग्राफ, पिछले बार इसी पैराग्राफ में पेपर में जो है आपका रीजन और क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बन के आया था। बोलता है डिस्पाइट कंसर्न ओवर पॉलिटिकल फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट, पाकिस्तान में अभी, सॉरी पाकिस्तान और चाइना में अभी भी काफी चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना के लोगों को अभी भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। चाइना के लोगों को अभी भी प्रॉपर ह्यूमन राइट्स नहीं मिले हुए। ठीक है, चाइना हैज सक्सेसफुली कंबाइंड अ मार्केट सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल, लेकिन चाइना ने अब हौले हौले जो है देश में मार्केट सिस्टम को लाया है। मतलब चाइना अब डिमांड सप्लाई को लाया है। पहले क्या था, हर चीज चाइना में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती थी, लेकिन चाइना ने अब जो है अपने देश में मार्केट फोर्स को, डिमांड सप्लाई को भी लाया है कि अब जो है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग भी हम काम करेंगे। आगे बोलता है अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना यूज्ड मार्केट रिफॉर्म। बोलता है इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं कि इंडिया पाकिस्तान ने क्या करा, अपने अकॉर्डिंग सरकार ने जो मन में आया वो करा।
नहीं, चाइना ने जो यहाँ पे मार्केट रिफॉर्म को अपनाया। मार्केट रिफॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि चाइना ने जो है प्राइवेट के साथ मिलकर काफी आगे बढ़े। चाइना ने डिमांड सप्लाई काफी यूज किया, वाइल मेंटेनिंग कलेक्टिव लैंड ओनरशिप, एंश्योरिंग रूरल सोशल सिक्योरिटी। कि चाइना में क्या क्या थी, कलेक्टिव लैंड ओनरशिप। याद है ना कि चाइना में सब मिलकर खेती करेंगे, कोई सिंगल सिंगल खेती नहीं करेगा। तो इन सब के बावजूद भी चाइना में सोशल सिक्योरिटी बढ़ी। मतलब सोशल सिक्योरिटी मतलब चाइना ने बुजुर्गों का ध्यान दिया। चाइना अपने देश में बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन देता है, ठीक है। रूरल एरियाज में चाइना अपने बुजुर्ग का ध्यान, बिकॉज चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी थी एंड एक व्यक्ति 6 के 6 मेंबर का ध्यान नहीं रख पाता था। तो चाइना को मजबूरी में कदम उठाने पड़े कि ऐसे तो देश के लोग मर जाएंगे, तो इसलिए हमको जो है उनकी सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, हमको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। उसके बाद चाइना में एजुकेशन में इन्वेस्ट किया गया, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया गया, जिससे कि चाइना के ह्यूमन डेवलपमेंट भी काफी आ गया। और चाइना एचडीआई के मामले में 87वें रैंक पे आता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ अदर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चलिए जी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है और आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के एंगल से करके जाने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द वेरियस फैक्टर दैट लेड टू द रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। क्वेश्चन ये है कि चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो ग्रोथ आई, जो एकदम से चाइना आगे बढ़ा, 10.5% तक का चाइना जो है जीडीपी प्राप्त कर चुका था। तो ऐसे क्या फैक्टर थे जो चाइना एकदम से इतना आगे बढ़ गया? तो ये बोलता है कि पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन एंड हेल्थ। जो माओ जेडोंग था ना, तो माओ जेडोंग मरते मरते एक काम तो अच्छा कर गया था कि चाइना में एजुकेशन सेक्टर को और हेल्थ सेक्टर को काफी स्ट्रांग बना दिया था। वही लिखा है कि रिफॉर्म से पहले ही चाइना में हेल्थ सर्विस और एजुकेशन सर्विस वाइडली अवेलेबल थी, स्पेशली इन रूरल एरियाज, जिससे कि चाइना के लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी एंड वहां के लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ा। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है लैंड रिफॉर्म। चाइना में जो रिफॉर्म के बाद 1978 के बाद जो लैंड रिफॉर्म अपनाए गए, वहां पे क्या था कि वहां पे कॉम्यून सिस्टम को फिनिश किया गया एंड नई सरकार ने जो किसान थी, किसान को जमीन प्रदान की गई और जमीन का मालिक बनाया गया। एंड क्या बोला किसान को कि तुम खेती बाड़ी करो, तुम जो है एग्रीकल्चर उगाओ, सॉरी फसल उगाओ, बस करना क्या आप लोगों को कि थोड़ा सा सरकार को टैक्स पे कर देना और सारी फसल किसकी हो जाएगी जी, तुम्हारी हो जाएगी। तो इससे भी जो है चाइना के ग्रोथ काफी देखने को मिली, बिकॉज अब किसान जो है प्रोडक्शन काफी अच्छे से कर रहा था। अब किसान अपनी जमीन मान के प्रोडक्शन कर रहा था, और जब अपना वस्तु मान के हम कुछ काम करते हैं, हम फिर काम काफी अच्छा ही करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट बोलता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। कि चाइना में एक बात और थी कि चाइना जब भी कोई पॉलिसी लेके आता था तो उसको बड़े पैमाने पे ना अपना के पहले उसको छोटे लेवल पे अपनाता था, और जब चलता था पता कि छोटे लेवल पे पॉलिसी में ये कमियां हैं, तो उन कमियों को ठीक करके, उन रिस्क को कम करके फिर पॉलिसीज को जो है नेशन वाइड बड़े पैमाने पे अप्लाई किया जाता था। एकदम से ही किसी पॉलिसी को बड़े लेवल पे चीन लेकर नहीं आता था। और उसके बाद बोलता है ग्रोथ ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। कि चाइना में जब लैंड रिफॉर्म्स को अपनाया गया, ठीक है, जिसकी वजह से चाइना में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी बढ़ गया, तो फिर रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। कि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्यों ना अब गांव में न्यू इंडस्ट्री लगाए और इंडस्ट्रीज के माध्यम से प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई और ये इंडस्ट्रीज एक स्ट्रॉन्ग बेस बनी किसके लिए, फ्यूचर में आने वाले रिफॉर्म के लिए। ठीक है, तो ये आपके हो गया क्वेश्चन, सिंपल था, पेपर में आ जाता है। ओके, उसके बाद अब ये 2 क्वेश्चन और है, देन उसके बाद आपका वीडियो फिनिश हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है व्हाई आर रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स आर फॉर्म। रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुप समझते हो, जो देश आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं, G20, G7, G8, ब्रिक्स, सार्क वगैरह, इन सबको बोलते हैं रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुप। तो क्वेश्चन ये है, ये रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? तो भाई इसके 3 रीजन है। पहला, अगर हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो बताओ सभी ग्रुप के मेंबर हमारे दोस्त बन जाएंगे, एंड जब सब दोस्त बन जाएंगे तो फिर सारी बातें शेयर करेंगे। तो ऐसे ही अगर मान लो अगर इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है
तो ब्रिक्स में 5 कंट्री है। अब पांचों कंट्री आपस में मेंबर कंट्रीज है, पांचों कंट्री आपस में जो है दोस्त है। अब दोस्ती के नाते हम पूछ सकते हैं दूसरे देश से कि यार तुमने अपने डेवलपमेंट में ये किया था, जरा हमें कुछ बताओ तुमने कैसे किया कैसे नहीं किया। तो जब दोस्त बन जाते हैं तो आपस में बातें शेयर करते हैं एंड हम उनसे उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पूछ सकते हैं एंड हम उनको अपनी स्ट्रेटजी बता सकते हैं। तो इससे क्या होता है, टू लर्न, तो वही ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं, तो ग्रुप बनाए जाते हैं टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, एक दूसरे की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी सीखने के लिए। दूसरा, टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी अमंग मेंबर कंट्रीज, ताकि देशों के बीच शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, देश में युद्ध ना हो, लड़ाई ना हो, ठीक है। तो उन सबको कम करने के लिए भी इन ग्रुप्स को बनाया जाता है। एंड तीसरा, टू रेस अ यूनिफाइड वॉइस इन कॉमन इशू एंड प्रोटेक्ट शेयर्ड इंटरेस्ट, और तीसरा, अपनी कोई कॉमन इशू को, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का या बाकी देश का कोई कॉमन इशू है, अब हमें उसके बारे में आवाज उठानी है, तो ये जो मेंबर्स, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं अपनी आवाज को उठाने का, अपनी बात को रखने का। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें कुछ बोलना है, तो हम इन ग्रुप के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट, ग्लोबल वार्मिंग को करेक्ट करने के लिए अपनी आवाज को उठा सकते हैं। तो ये ग्रुप क्या करते हैं, हमको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं अपनी वॉइस को, अपनी आवाज को उठाने का। कुछ एग्जाम्पल दे रखे, ठीक है जी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ये है, आखिरी क्वेश्चन, हाउ डू कंट्रीज स्ट्रेंथन देयर डोमेस्टिक इकोनॉमी, कोई देश अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करता है। तो अगर आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इन प्रकार के ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में अकेले हो, ठीक है, तो आपको कोई भी मार पीट के चला जाएगा, लेकिन अगर आप स्कूल में एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो तो फिर आपको कोई मारता नहीं है, उसको पता है अगर मैं उसको मारूंगा तो फिर पूरा ग्रुप लड़ने आएगा मुझसे। तो अगर आपको अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सिंगल रहकर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, देश को जो है अलग अलग इन ऑर्गेनाइजेशन के, इन ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए। अगर आप अलग अलग ग्रुप के हिस्से बनोगे तो आप ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो तरीका नंबर 1, तो हमें जो है ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए। नंबर 2, इकोनॉमिक रिफॉर्म, अगर देश को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें समय समय पर इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाने चाहिए, हमें समय समय पर देश में सुधार लाने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो सुधार हमने पहले अपनाए थे हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। सरकार को टाइम टाइम पर देश में चीजें लानी चाहिए, सरकार को गवर्नमेंट कंट्रोल कम करना चाहिए एंड लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए। एंड नेक्स्ट बोलता है ग्लोबलाइजेशन, वही अगर आपको देश को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप दूसरे देश से व्यापार बढ़ाओ, दूसरे देश से ट्रेड बढ़ाओ, उनसे अच्छे संबंध बनाओ, ऑटोमेटिकली आप जो है स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अब भारत के इतने सारे संबंध है बाकी अन्य देशों के साथ, जिसकी वजह से भारत आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी माना जाता है। भारत की तरफ कोई भी दूसरा देश देख नहीं सकता, बिकॉज हमारे साथ जो है बहुत सारे देश है। क्यों? क्योंकि हमारा हर देश के साथ व्यापार होता है, इन्वेस्टमेंट होती है और बहुत सारे एग्रीमेंट हो रखे हैं, जिसकी वजह से हमारा देश काफी स्ट्रांग बन चुका है। तो कुछ तरीके होते हैं एक देश को स्ट्रांग करने के लिए। उसके बाद ये तो वही हो गया। उसके बाद ये लास्ट है इंडिया मेंबरशिप, कि इंडिया इन ग्रुप्स का हिस्सा है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट पढ़ाने की नीड नहीं है, बस आप इनका एक बार नाम पढ़ लेना, पेपर में 1 नंबर में आ जाता है कि इंडिया निम्न में से किस ग्रुप का हिस्सा है और किसका हिस्सा नहीं है। तो इंडिया इन सब ग्रुप का हिस्सा है, बस एक बार इसकी आप रीडिंग कर लेना, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है एंड होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।